बहरूपिया हवा से जर का शिकार होने वाले मगरिब परस्तों का एक और रूप। मुसन्निफ जमाल दस्ती। बाहर कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी। एन मोइन अपने बेडरूम की खिड़की में बैठी सुनसान अहाते की जानिब देख रही थी। वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। वो सयाह जो दिन की रोशनी में एम्स्टरडेम के इस पुराने हिस्से को देखने आते थे, वो भी काफी देर पहले जा चुके थे। इस इमारत के रहने वालों को उन सयाहों की आमद नागवार गुजरती और वो कहते, वो हमें ऐसे देखते हैं जैसे हम चिड़ियाघर के जानवर हों। लेकिन इन सयाहों को रोकना मुमकिन नहीं था। बैगन होफ नामी ये इमारत, तारीखी इमारत, सयाहों की तवज्जो का मरकज थी और वो इसे एक हॉट स्पॉट समझते थे। 14वीं सदी में तामीर होने वाली ये इमारत दरअसल राहिबा औरतों की खानकाह थी और इसमें रहने वालियां नन कहलाती थीं। अब इसे बेवा और गैर शादीशुदा बूढ़ी औरतों की रिहाइशगाह में तब्दील कर दिया गया था, जिसका इंतजाम एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सुपुर्द था। एम्स्टरडेम के बहुत से रिहायशी यहाँ रहना चाहते थे, लेकिन मकानात की तादाद महदूद थी और इंतखाब का तरीक़ाकार भी इंतहाई पेचीदा था। इसलिए जिन औरतों को यहाँ रिहाइश मिल जाती उन्हें खुशकिस्मत समझा जाता था। दूसरी औरतों के बरक्स एन सयाहों की आमद को पसंद करती थी। उसके ख्याल में ये जगह वाकई एक चिड़ियाघर की मानंद थी, लेकिन इन मायनों में नहीं जिसका वहाँ के रिहायशी समझते थे। इस वक्त ये चिड़ियाघर बंद हो चुका था, क्योंकि इमारत का बैरूनी गेट 5 बजे मुकफिल कर दिया जाता था। लेकिन वो दूसरी मंजिल की खिड़की में बैठी नीचे देख रही थी। शायद कोई ऐसा वाकया रौनमा हो जाए जो उसके लिए दिलचस्पी का बायस हो। वो अपने पड़ोसियों को आते जाते उकाबी निगाहों से देखा करती थी। कौन किसके पास जा रहा है, वहां कितनी देर ठहरा, उन्होंने कैसा लिबास पहन रखा था, वगैरह वगैरह। तुम वाकई बहुत मसरूफ रहती हो, रैनी क्लार्क ने एक मरतबा उस पर तंज किया था। यह उन दिनों की बात है जब इनके दरमियान बातचीत बंद नहीं हुई थी। रैनी कभी इसकी बेहतरीन दोस्त हुआ करती थी, लेकिन 18 माह कबल अपने भाई पीटर की वफात के बाद उसने दुनिया से नाता तोड़ लिया था। वो घर में महसूर हो गई थी। हफ्ते में एक बार ज़रूरत का सामान मंगवाती और एन को अंधेरे में उसका साया नजर आता जब वो सामान वसूल करने आती। अकलौते भाई की मौत ने उसकी रूह को कुचल दिया था और उसने तमाम पड़ोसी औरतों से अपने ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे। एन को अपनी इस दोस्त से महरूम होने का बहुत दुख था, लेकिन वो कुछ भी ना कर सकती थी। इस शाम एन ने टेलीविज़न पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम देखा। ये एक बरतानवी सुराग रसा सीरीज थी। उसमें दिखाया जाने वाला इलाका बहुत खूबसूरत, पुरअमन और दोस्ताना था। उसने दिल में सोचा कि वहां रहने में कितना मज़ा आता होगा। उसके नवाह में कत्ल के वाक़यात भी होते, लेकिन 2 ज़हीन सुराग रसानों की बदौलत मुजरिम हमेशा पकड़े जाते। नशरियात में वक्फे के दौरान वो एक कागज़ पर कातिल की शनाख्त के बारे में अपने अंदाजे लिखा करती, लेकिन इस रात ये अंदाज़ा गलत साबित हुआ। वो किस तरह एक पादरी पर दोहरे कत्ल का शुबा कर सकती थी। 1.5 साल पहले वो और रैनी इकट्ठे बैठकर ये सीरीज देखा करती थी। ये इनके लिए एक खेल बन गया था कि उनमें से कौन मुजरिम की निशानदही करता है। एन बिल अमूम जीत जाती थी और रैनी खुश दिली से अपनी शिकस्त पर बड़बड़ाने लगती थी। वो बहुत अच्छे दिन थे जब वो और रैनी अपना बेशतर वक्त एक साथ गुजारती थीं। वो शाम को एक दूसरे के घर चली जाती, एक साथ चाय पीती और देर तक बातें करती रहती। एन कभी ना जान सकी कि उसकी सहेली भाई की मौत के बाद क्यों तारीकुत दुनिया हो गई। वो जानती थी कि रैनी और इसके भाई की उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं था, लेकिन उनमें सगे बहन भाइयों जैसी कुर्बत भी ना थी। और जब वो 60 की दहाई में जनूबी अमेरिका की रियासत सिरिनीम चला गया तो कई सालों तक उनकी मुलाकात नहीं हुई। उनके दरमियान राब्ता इस वक्त बहाल हुआ जब अपनी मौत से कुछ अर्सा कबल वो हॉलैंड वापस आ गया। लेकिन उसकी मौत की खबर सुनने के बाद रैनी ने दुनिया से मुंह मोड़ लिया और गोशा नशीन हो गई। एन ने ठंडी सांस भरी और शहद मिले हुए गर्म दूध का आखिरी घोंट लिया, जो वो हमेशा रात को सोने से पहले पीती थी, क्योंकि उसे डर था कि इसके बगैर उसे नींद नहीं आएगी। हेल्थ सर्विस की नर्स जेट शेल्डर्स का भी यही कहना था, जो उसे हफ्ते में 2 बार देखने आती थी, कि गिलास दूध नींद की गोली से बेहतर है। उसकी नज़र खिड़की से बाहर गई और ये देखकर हैरान रह गई कि कोई शख्स रैनी के मकान में दाखिल हो रहा था। गो के तमाम रोशनियां बंद थीं। जरूर उसके पास मरकजी गेट की चाबी होगी। वो कोई ऐसा शख्स है जो रात के वक्त भी इमारत में दाखिल हो सकता है, लेकिन वो शनाख्त ना कर सकी कि आने वाला कोई मर्द है या औरत। हालांकि रैनी के दरवाजे के बाहर खंबे पर लैंप लगा हुआ था, लेकिन इसका बल्ब कई दिनों से खराब था। वो अभी तक तब्दील नहीं किया गया था। एन ने उसकी शिकायत कंपाउंड के मुंतजिम गैरी ट्रॉम्बिक से की, लेकिन उसने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी।
इतनी रात को किसी मेहमान का आना हैरानकुन था। इस वक्त रैनी किसी की आमद बर्दाश्त नहीं करती। एन को ये बात अच्छी तरह मालूम थी, क्योंकि वो रोजाना अपनी खिड़की से लोगों की आमदोरफ्त पर नजर रखती थी। लम्हा भर के लिए उसके दिल में हसद के जज्बात पैदा हुए। वैसे तो रैनी ने अरसा हुआ उससे मिलना छोड़ दिया था, लेकिन रात गए वो अपने घर में किसी का इस्तकबाल कर रही थी। एन जानती थी कि ऐसी अफवाहें फैलती रहती हैं कि फलां के घर एक शख्स कितनी मर्तबा आया, लेकिन रैनी के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसकी शादी नहीं हुई थी और एक भाई के सिवा उसका कोई नहीं था। अब वो भी नहीं रहा था। एन की समझ भी नहीं आ रहा था कि आने वाला कौन हो सकता है। रैनी के मकान में बदस्तूर अंधेरा था। एन ने फैसला किया कि वो अजनबी मेहमान के जाने तक खिड़की में ही बैठी रहेगी। इस पर गनूदगी तारी हो रही थी, लेकिन जहन में कई सवालात उभर रहे थे। इस वक्त रैनी के घर कौन आ सकता है? वो कितनी देर रुकेगा? जाहिर है कि रात भर तो नहीं ठहर सकता। उसने अपनी नजरें रैनी के दरवाजे पर जमा रखी थी, लेकिन इसे वहां कुछ नजर नहीं आया था। जेट शील्डर्स ने अपनी बाइक को ताला लगाया और कंपाउंड के गेट की तरफ बढ़ी। वो मंगल और जुमे को यहाँ आती ताकि इन औरतों का मुआयना कर सके जिन्हें तिबी देखभाल की जरूरत होती है। हफ्ते के दूसरे दिनों में वो दूसरे इलाकों में अपने फ़राइज़ अंजाम देती। आज उसे आने में कुछ देर हो गई थी। उसने एन के दरवाजे की घंटी बजाई। कई सालों से उसे जोड़ों में दर्द की वजह से चलने में मुश्किल हो रही थी। उसे दरवाज़ा खोलने में थोड़ी देर लगी। ओह, तुम आ गई, एन ने कहा। जेट ने अपनी कलाई की घड़ी देखते हुए कहा, 8:15 बजे हैं, मुझे ज़्यादा देर तो नहीं हुई? नहीं। एन मुड़ी और बड़ी मुश्किल से लिविंग रूम तक पहुंची। उसे चलने में पहले से ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी। क्या हुआ? क्या तुम गिर गई थी? जेट ने पूछा। नहीं, मैं ठीक हूं। लेकिन रैनी, तुम रैनी को जानती हो ना? वो सामने वाले घर में रहती है। वो वो बमुश्किल बोल रही थी। जेट उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोली, तुम अपनी सांस दुरुस्त कर लो, फिर मुझे बताओ कि क्या हुआ। एन ने अपने हवास मुत्तबा करते हुए बोला, आज सुबह से मैंने रैनी को फ़ोन किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मैंने 3 मरतबा कोशिश की, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। एन बोली, मुमकिन है कि वो घर पर ना हो, अपने किसी अजीज से मिलने या कुछ खरीदारी करने गई हो। जेट बोली। एन नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, उसका कोई अजीज रिश्तेदार नहीं है और ना ही वो कभी घर से बाहर जाती है। इसके अलावा एक बात और है। उसने अपनी आवाज़ नीची कर ली, जैसे डर हो रही हो कि कहीं कोई सुन ना ले। गुज़िश्ता शब उसके घर में कोई दाखिल हुआ था। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? जेट ने कहा। मैं खिड़की के पास बैठी हुई थी, तब मैंने देखा, एन ने बताया। नर्स ने दिलचस्पी से पूछा, फिर क्या हुआ? अजीब बात यह है कि रैनी के घर में अंधेरा था और अजनबी के अंदर जाने के बाद भी रोशनी नहीं हुई। एन बोली। यानी वो रैनी का कोई मेहमान था जो अंधेरे में आया? तुम्हें यकीन है कि वो कोई मर्द था? जेट ने पूछा। नहीं, मैं यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन जो कोई भी था या थी, मैंने उसे वापस आते नहीं देखा। एन बोली। क्या तुम रात भर मकान की निगरानी करती रही? जेट ने कहा। नहीं, मैं कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई थी। फिर मेरी आंख 3 बजे खुली और मैं बिस्तर पर चली गई। एन बोली। तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था, जेट ने कहा। फिर मैंने आज सुबह उससे 3 मरतबा फ़ोन किया, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। उसकी आंखों में खौफ झलक रहा था। मुझे डर है कि उसके साथ कुछ हो ना गया हो। एन ने कहा। क्या हो सकता है? यहाँ रहने वाली औरतें बिल्कुल महफूज हैं। जेट बोली। क्या तुम उसके घर जाकर नहीं देख सकती? एन ने कहा। तुम खुद क्यों नहीं चली जाती? जेट इस मामले में नहीं पड़ना चाहती थी, क्योंकि रैनी इसकी मरीज़ा नहीं थी और उसे दिन में कई मरीजों को देखना था। इसके पास किसी और को देखने के लिए वक्त नहीं था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, तुम चली जाओ प्लीज़, एन ने कहा। ठीक है, तुम कहती हो तो चली जाती हूँ, शायद इस तरह तुम्हें इत्मीनान हो जाए, जेट ने कहा। जेट ने रैनी के दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दूसरी और तीसरी बार भी यही हुआ। वो वापस जाने के लिए मुड़ी, फिर उसने अपना इरादा बदल दिया और दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, और ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा ना रही कि दरवाज़ा खुला हुआ था। शायद मेहमान के जाने के बाद रैनी दरवाज़ा बंद करना भूल गई। वो दबे कदमों अंदर दाखिल हुई। उसने बारी बारी किचन और लिविंग रूम देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने देखा कि लिविंग रूम में रखी हुई लिखने की मेज़ की तमाम दराजें बाहर निकली हुई थीं और उनकी चीज़ें कालीन पर बिखरी हुई थीं। घर में कोई है? उसने सीढ़ियों के पास खड़े होकर आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब ना आया। उसने एक बार फिर वापस जाने का इरादा किया, लेकिन कुछ सोचकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। सीढ़ियों के इख्तिताम पर बेडरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने उसे मजीद खोला और अंदर का मंजर देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। बिस्तर पर रैनी बेहसो हरकत चत लेटी हुई थी। वो तेजी से उसके पास गई और आवाज़ दी, रैनी, रैनी, मिस क्लार्क। फिर उसने आहिस्ता से उसका कंधा हिलाया,
लेकिन कोई हरकत ना हुई। फिर नब्ज देखी और मायूसी से सर हिला दिया। अपने काम के दौरान उसने कई लोगों को मरते हुए देखा था, लेकिन वो इसकी आदी नहीं थी। उसे यकीन करने के लिए दूसरी कलाई की नब्ज भी देखी। उसने देखा कि रैनी के बालों के साथ कोई मामला है। वो घूमकर बिस्तर की दूसरी जानिब गई। वो बाल नहीं बल्कि विग थी, जो मुर्दा औरत के बालों पर तिरछी लगी हुई थी। लाश की गर्दन पर एक छोटा सा उभार था, जो अमूमन मर्दों में होता है। गो कि वो जानती थी कि उसे किसी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए। फिर भी उसने रैनी के गाउन का किनारा पकड़कर उठाया और उसके हलक से एक चीख बरामद हुई। रैनी के छोटे से बेडरूम में सुराग रसा कैरल स्टीफोर्ड और विम बेकर के अलावा एक डॉक्टर और 2 फॉरेंसिक टेक्नीशियंस भी मौजूद थे। उन्होंने पहली बात ये दरियाफ्त की कि बिस्तर पर पड़ी हुई लाश किसी औरत की नहीं बल्कि मर्द की है, और दूसरी ये कि उसे कत्ल किया गया है। मकतूल ने नाइट गाउन पहना हुआ था और उसके सर पर जनाना बालों की विग भी थी। कातिल की तलाश शुरू करने से पहले दोनों सुराग रसानों को उन सवालों का जवाब तलाश करना था कि बिस्तर पर लेटा हुआ मर्द कौन है और उसने औरत का रूप क्यों धारा। इस दौरान मेडिकल एग्जामिनर ने बताया कि ये मौत गुज़िश्ता 10 बजे और 2 बजे के दरमियान हुई है। स्टीफोर्ड और बेकर दोनों चलते हुए मुंतजिम के दफ्तर में आए, लेकिन वहां दरवाजे पर ही एक टाइपशुदा नोटिस लगा हुआ था, जिस पर दर्ज था कि गैरेट रॉम्बेक एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 18 से 21 अप्रैल तक जवाली में रहेगा। ये नोटिस देखकर उन्हें बहुत मायूसी हुई, क्योंकि गैरेट से उन्हें रैनी के बारे में काफ़ी मालूमात मिल सकती थी। ताहम वो 21 अप्रैल का ही दिन था और उसकी वापसी आज किसी वक्त या अगली रोज सुबह तक हो सकती थी। इसके बाद बेकर ने दूसरे पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाना शुरू किए, जबकि स्टीफोर्ड जेट शील्डर्स और एन से मिलने चला गया। बूढ़ी औरत का चेहरा जर्द हो रहा था और वो गुमसुम बैठी हुई थी। जेट कॉफी बनाकर लाई तो स्टीफोर्ड ने पहला घूंट लेते हुए एन से पूछा, क्या तुम्हें मालूम था कि रैनी क्लार्क दर हकीकत एक मर्द था जिसने औरत का रूप धार रखा था? स्टीफोर्ड ने पूछा। यह सरासर बकवास है, नामुमकिन, वो गुर्राई। नामुमकिन क्यों? स्टीफोर्ड बोला। बूढ़ी औरत ने एक बार फिर नफी में सर हिला दिया। क्यों? स्टीफोर्ड ने इसरार करते हुए कहा। मुझे अफसोस है, लेकिन तुम्हें इस सवाल का जवाब देना होगा। यह हमारी तहकीकात के लिए बहुत अहम है, वो बोला। मैंने उसे देखा था। कई साल पहले उसकी टांग टूट गई थी। इस दौरान मैं उसे नहलाने हफ्ते में 2 बार लेकर जाती थी। पिछले 50 बरसों में मेरा किसी मर्द से वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन मैं मर्द और औरत का फर्क जानती हूँ, उसने झिझकते हुए कहा। मुझे यकीन है। ये कब की बात है? जब तुम नहाने में उसकी मदद करने जाती थी, स्टीफोर्ड ने कहा। बूढ़ी औरत ने कुछ सोचने के बाद कहा, 2 साल पहले या उसके लगभग। तब उसके भाई का इंतकाल नहीं हुआ था और हम दोनों बेशतर वक्त इकट्ठे ही गुजारते थे, एन बोली। लेकिन इसके बाद नहीं? स्टीफोर्ड ने कहा। नहीं, भाई की मौत ने उसे बिल्कुल तबाह कर दिया। मैं बिल्कुल नहीं समझ सकी कि ऐसा क्यों हुआ। जितना अरसा वो इससे दूर रहा, उसने कभी भाई की परवाह नहीं की। फिर वो वापस आने के चंद माह बाद मर गया। उसने भाई के मरने पर मुझे एक कार्ड भेजा, जो अब भी मेरे पास है, और उसने मेज की दराज खोली और उसे टटोलते हुए कहा, हाँ, ये रखा हुआ है। बेकर ने वो कार्ड लेकर पढ़ा। उसमें लिखा था, मैं इंतहाई अफसोस के साथ तुम्हें अपने प्यारे भाई पीटर क्लार्क के मरने की इत्तला दे रही हूँ। क्या तुम कभी इसके भाई से मिली थी? स्टीफोर्ड ने पूछा। नहीं, कभी नहीं, एन बोली। स्टीफोर्ड ने यह पॉइंट अपनी डायरी में नोट कर लिया। जेट शील्डर्स उसे पहले ही बता चुकी थी कि एन ने गुज़िश्ता शब किसी शख्स को रैनी के मकान में दाखिल होते देखा था। अब उसने एन से कहा कि वो खुद पूरा वाकया सुनाए। एन ने कुछ हिचकिचाते हुए उसे सब कुछ बता दिया। तुम ये नहीं देख सकी कि वो कौन था? तुमने आने वाले मेहमान को नहीं पहचाना? स्टीफोर्ड ने पूछा, और एन ने नफी में सर हिला दिया। तुम ये भी नहीं बता सकती कि वो मर्द था या औरत? स्टीफोर्ड ने पूछा। मेरा ख्याल है कि वो जरूर कोई मर्द ही होगा, लेकिन बल्ब खराब होने की वजह से बाहर अंधेरा था। मैंने गैरेट से इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन एन ने कहना चाहा। ठीक है, मैं समझ गया, बेकर बोला। बेकर और स्टीफोर्ड ने सारा दिन कंपाउंड में रिहाइश पजी औरतों से मिलने में गुजार दिया। अब वो सौगस के फासले पर वाकई एक रेस्टोरेंट में बैठे बियर से दिल बहला रहे थे। ये औरतें एक दूसरे की जिंदगी के बारे में सब कुछ जानती हैं, बेकर ने कहा, जैसा देहातों में होता है। लेकिन हैरत की बात है, स्टीफोर्ड बोला, मैंने जिससे भी बात की उसे रैनी के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं था, खासतौर पर उसके बाद से जब उसने भाई के मरने के बाद इन सब से दूरी इख्तियार कर ली थी। स्टीफोर्ड बोला। मैंने भी ये बात नोट की है। किसी ने भी गुज़िश्ता शब ना कुछ देखा और ना ही कोई आवाज़ सुनी, बेकर बोला, सिवाय एन के। स्टीफोर्ड ने कहा। मैं समझता हूँ कि उसका वहम नहीं,
बल्कि उसने वाकई किसी को देखा था। वो मुमकिन तौर पर कातिल ही होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्यों? क्या रैनी के पास बहुत दौलत थी और ये कत्ल का मुहर्रिक हो सकता है? बेकर बोला। उसे बहुत मामूली पेंशन और सोशल सिक्योरिटी के चेक मिला करते थे, और वहां रहने वाले सब इस पर मुत्तफिक हैं कि वो कोई दौलतमंद औरत नहीं थी। हो सकता है कि उसने किफ़ायत शौरी से काम लेते हुए कुछ रकम बचाकर गद्दे के नीचे रखी हो। पुराने जमाने के लोग बैंकों पर भरोसा नहीं करते थे, स्टीफोर्ड ने कहा। बेकर ने मजीद बियर का ऑर्डर दिया। लिविंग रूम में बहुत ज्यादा गड़बड़ नजर आई। स्टीफोर्ड कुछ सोचते हुए बोला। फर्श पर हर तरफ कागज बिखरे हुए थे। यकीनन कातिल को किसी चीज की तलाश थी। मुमकिन है कि रैनी ने मुस्तकबिल के लिए कुछ रकम पसंदाज कर रखी हो, या फिर कोई दस्तावेजात वगैरह, स्टीफोर्ड बोला। या फिर वो इसे डकैती का रंग देना चाहता हो, बेकर ने कहा। लेकिन इससे ये वाजे नहीं होता कि रैनी अचानक ही औरत से मर्द कैसे बन गई। उसकी उम्र मेरे अंदाजे के मुताबिक 75 बरस थी, और ये नहीं हो सकता कि इन 2 सालों में उसने जिन्स की तब्दीली का ऑपरेशन करवाया हो। इससे पहले एन उसे नहलाते वक्त बरहना हालत में देख चुकी थी, स्टीफोर्ड ने कहा। इसका मतलब है कि कोई और शख्स उसके बिस्तर पर लेटा हुआ था, बेकर ने नतीजा अखज़ करते हुए कहा। लेकिन कौन? और रैनी के साथ क्या हुआ? अगर वो कहीं चली गई तो उसका ताल्लुक भी कत्ल से जोड़ा जाएगा। मुमकिन है कि उसके बिस्तर पर लेटा हुआ शख्स उसकी गुमशुदगी के बारे में जानता हो, इसलिए उसे रास्ते से हटाना जरूरी हो गया। अगर कत्ल का मुहर्रिक पैसा नहीं तो कोई और बात होगी, कोई शौकिया जुर्म नहीं, बेकर बोला। स्टीफोर्ड ने बियर का घूंट लेते हुए कहा। वो तनहा रहती थी। इसका कोई खानदान नहीं, सिर्फ एक भाई था जो 1.5 साल पहले फौत हो गया। हमें उसकी लाश कब्र से निकालकर मकतूल के डीएनए से मवाजना करना चाहिए। इस पूरे मंजरनामे में कोई अजीब बात नजर आ रही है, स्टीफोर्ड बोला। एक और सवाल। एन के बयान के मुताबिक कातिल या मकतूल 11 बजे के करीब कंपाउंड में थे, जबकि उसके मरकजी गेट पर 5 बजे ताला लगा दिया जाता है। इसका मतलब है कि वो इसी कॉलोनी में रहता था, या? बेकर ने कहा। वहां सिर्फ औरतें रह सकती हैं, स्टीफोर्ड ने इसकी बात काटते हुए कहा। फिर उसके पास चाबी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वहां रहने वालों के अलावा गेट की चाबी किसके पास होती है, बेकर ने कहा। हम कल सुबह गेट से इन लोगों की फौरिस्त हासिल कर लेंगे। उम्मीद है कि वो इस वक्त तक वापस आ चुका होगा, स्टीफोर्ड बोला। और वो नर्स, जेट शील्डर्स, बेकर ने कहा। हाँ, उससे भी कुछ सवाल करने हैं, स्टीफोर्ड ने कहा। जेट ने बारी बारी दोनों पुलिस वालों को देखा। इस वक्त वो पुलिस स्टेशन के तफ्तीशी कमरे में बैठी हुई थी। तुम्हारे पास इस कंपाउंड की चाबी है? सुराग रसा बेकर ने पूछा। हाँ बिल्कुल। इमरजेंसी की सूरत में अगर 5 बजे के बाद मुझे वहां जाना पड़ जाए तो मेरे पास चाबी होनी चाहिए, क्योंकि गेट में ताला होता है, जेट ने कहा। पीर की शाम तुम कहाँ थी? स्टीफोर्ड ने पूछा। तुमने ये क्यों पूछा? ये मामूल का सवाल है। क्या इसमें कोई राज है? स्टीफोर्ड मुस्कुराते हुए बोला। जेट हाँ कहना चाह रही थी, लेकिन उसने इरादा बदल दिया और बोली, घर पर थी। तन्हा? स्टीफोर्ड ने पूछा। हाँ, वो बोली। कोई शख्स तस्दीक करता है कि तुम सच बोल रही हो? स्टीफोर्ड ने पूछा। नहीं, बदकिस्मती से कोई नहीं, जेट ने कहा। वो इन्हें किसी सूरत भी एरिक के बारे में नहीं बता सकती थी जिसके साथ इसने वो शाम गुजारी थी। मुमकिन है कि पुलिस एरिक से इसकी तस्दीक करती, और शायद वो इसकी बीवी से भी बात करते, जिसके असरात बड़े खतरनाक हो सकते थे। इसलिए जेट ने एरिक का नाम लेना मुनासिब ना समझा। सुराग रसानों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर स्टीफोर्ड बोला। तुम यकीन से कह सकती हो कि पीर की शाम तुम इस इलाके में मौजूद नहीं थी? बिल्कुल, मेरे वहां जाने की कोई वजह नहीं थी, जेट ने कहा। तुमने रैनी के बेडरूम में लाश देखी और यकीन कर लिया कि ये औरत किसी औरत की नहीं बल्कि मर्द की लाश है। क्या ये दुरुस्त है? स्टीफोर्ड ने कहा। हाँ, जेट बोली। तुमने लाश को हाथ क्यों लगाया? पुलिस को फौरन इतला क्यों नहीं दी, जबकि तुम्हें मालूम हो गया था कि वो मर चुका या मर चुकी है? स्टीफोर्ड ने कहा। मुझे कुछ तजस्सुस हुआ था। मेरा ख्याल था कि वो औरत है, लेकिन जब मैंने उसके गले पर मर्दों के जैसा उभार देखा तो, जेट ने कहा। क्या तुम बाकायदगी से रैनी को देखने आती थी? स्टीफोर्ड ने पूछा। नहीं, पहले कभी वो मेरी मरीजा हुआ करती थी, लेकिन 1.5 साल पहले उसने मुझे बताया कि अब उसे मेरी ज़रूरत नहीं। ये सुनकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद नहीं थी, जेट ने कहा। तो तुमने उसके पास आना छोड़ दिया, लेकिन तुम जानती थी कि उसके पास दौलत है, स्टीफोर्ड ने कहा। दौलत? नहीं, मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं, जेट बोली। ठीक है, फिलहाल इतना ही काफ़ी है। तुम्हारे शहर से बाहर जाने का कोई प्रोग्राम तो नहीं है? स्टीफोर्ड बोला। बिल्कुल नहीं, मैं क्यों जाऊंगी, जेट बोली। उसके जाने के बाद बेकर ने कहा। इस नर्स के बारे में क्या कहते हो? स्टीफोर्ड ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। ये ऐसी औरत नहीं लगती कि कत्ल या डकैती करे।
लेकिन तुमने इससे रैनी की दौलत के बारे में क्यों पूछा? जब तुमने इससे पूछा कि पीर की शाम वो कहाँ थी, तो वो मुझे थोड़ी सी घबराई हुई लगी और मुझे महसूस हुआ कि वो कुछ छुपा रही है। लेकिन तुम्हारा कहना भी ठीक है, वो कातिल नहीं है। और काफ़ी पियोगे? बेकर कॉफ़ी लेकर आया तो स्टीफोर्ड कुछ कागजात देख रहा था। ये वो कहानी है जो एन ने रैनी के भाई के बारे में बताई थी। मुझे तो ये भी अजीब लगती है। मैं जानता हूँ। उसका पुरस्कार भाई काफ़ी अरसा मुल्क से बाहर रहने के बाद अचानक वापस आ गया और 2 महीने के अंदर इस दुनिया से रुखसत भी हो गया। एन की नर्स ने भी यही बात दोहराई है। मुमकिन है कि उन्होंने हमारी तवज्जो किसी और जानिब करने के लिए कहानी खड़ी हो, स्टीफोर्ड बोला। हम उसे चेक कर सकते हैं। रिकॉर्ड से पता चल जाएगा कि वो रजिस्टर्ड था या नहीं, और ये कि उसकी मौत कब वाकई हुई, बेकर ने कहा। ठीक है, मैं दोबारा जय वकुआ पर जा रहा हूँ। गैरी ट्रॉम्बेक आ गया होगा, शायद हमें मजीद मालूमात फराहम कर सके, बेकर ने कहा। रिकॉर्ड रूम में बैठे हुए गंजी शख्स ने स्टीफोर्ड का सर से पांव तक जायजा लिया और बोला, पीटर क्लार्क, क्या तुम्हें उसकी तारीख पैदाइश और तारीख वफात मालूम है? ठीक ठीक तो नहीं, लेकिन वो यकीनन 1930 और 1940 के दरमियान पैदा हुआ होगा और तकरीबन 1.5 साल पहले उसका इंतकाल हुआ है, स्टीफोर्ड ने कहा। इस शख्स ने कंप्यूटर पर हाथ मारते हुए कहा, मेरे पास इस नाम के 3 लोगों का रिकॉर्ड है। उनमें से एक 6 साल पहले 24 बरस की उम्र में मर गया, जबकि बकिया 2 अभी तक जिंदा हैं। वो कब पैदा हुए थे? स्टीफोर्ड ने पूछा। मैं देखता हूँ, वो बड़बड़ाते हुए बोला। एक 1941 और दूसरा 2004 में पैदा हुआ, रिकॉर्ड कीपर ने कहा। ज्यादा उम्र वाला कहाँ रहता है? स्टीफोर्ड ने पूछा। उस शख्स ने एक बार फिर कीबोर्ड पर हाथ मारा और बोला, उसने 1972 में अपना नाम फॉरेस्ट से निकलवा दिया था। वो क्यों? स्टीफोर्ड ने बोला। वो किसी दूसरे शहर चला गया, लेकिन उसे कोई पता नहीं छोड़ा, रिकॉर्ड कीपर बोला। मुमकिन है कि वो अब तक मर चुका हो, स्टीफोर्ड बोला। एम्स्टरडेम में तो नहीं। अगर वो यहां मरा होता तो उसका नाम रिकॉर्ड में जरूर होता। रैनी के बारे में तुम्हारे पास क्या मालूमात है? मेरा मतलब है रैनी डी क्लार्क, स्टीफोर्ड ने पूछा। मेरे रिकॉर्ड में उसका नाम रीटा मैक्टालेना है। वो 18 मार्च 1939 को पैदा हुई और बेगन होफ में रिहाइश पजीर है, रिकॉर्ड कीपर ने कहा। ये वही है, स्टीफोर्ड ने कहा और उजलत में दफ्तर से बाहर निकल गया। गैरेट ट्रॉम्बेक अपने दफ्तर में बैठा हुआ था जब बेकर वहां पर आया। गैरेट ने उससे हाथ मिलाया और कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए बोला, मिसेस क्लार्क के साथ जो कुछ हुआ इस पर मुझे अफसोस है। इस सानहे के लिए अफसोस छोटा लफ्ज है, बेकर ने कहा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। इससे पहले यहाँ कभी ऐसा वाकया पेश नहीं आया। मुझे इसके नताइज पर तशवीश है। लगता यही है कि सयाह मेरे दरवाजे पर दस्तक देकर कहेंगे कि उन्हें वो मकान दिखाया जाए जहां ये वहशियाना कत्ल हुआ, गैरेट बोला। बेकर ने नोट किया कि रॉम्बेक को मिसेस क्लार्क की मौत से ज्यादा अपने कंपाउंड की साख के बारे में तशवीश है। तुम कैसे कह सकते हो कि वहशियाना कत्ल है? बेकर ने पूछा। उसे बुरी तरह जदोकोब किया गया, यहां तक कि वो मर गई। क्या मैं गलत कह रहा हूं? गैरेट ने कहा। बेकर जानता था कि अखबारात ने इस कमरे की निशानदही नहीं की जहां कत्ल हुआ था। इसके अलावा उन्हें यह भी नहीं बताया गया कि मकतूल औरत नहीं मर्द था। एन को ताकीद कर दी गई कि वो कंपाउंड में रिहाइश पजीर दूसरी औरतों से इस मौजू पर कोई बात ना करे, लेकिन वो जानते थे कि उसे गप्पे लगाने की आदत है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उसे हिदायत के मुताबिक अपना मुंह बंद रखा था या नहीं। कुछ देर खामोशी रही। रॉम्बेक ने बेचैनी से पहलू बदला और बोला, मुझे बहुत सा काम करना है। तुम तो जानते हो कि कई दिन दफ्तर से गैर हाजिर रहा हूं, गैरेट रॉम्बेक ने कहा। हाँ, जब लाश दरियाफ्त हुई तो तुम शहर से बाहर थे, गालिबन किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जवाली गए हुए थे, बेकर ने कहा। उसने तायद में सर हिलाते हुए कहा, कॉन्फ्रेंस का तो बहाना था। मैंने अपनी गैर हाजिरी को सरकारी बनाने के लिए कागजों में कॉन्फ्रेंस लिख दिया था। दरअसल मैं अपने अजीजों से मिलने गया था। मैं जवाली में पला बड़ा हूँ। वालदैन और ज्यादातर रिश्तेदार वहां पर रहते हैं, गैरेट रॉम्बेक बोला। तब तो तुम साबित कर सकते हो कि पीर की शाम तुम वहां पर थे, बेकर ने कहा। रॉम्बेक ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। और तुम गुज़िश्ता शब वापस आए? बेकर ने पूछा। हाँ, मैं शाम को आ गया था। बजरिया ट्रेन? बेकर बोला। हाँ, मैं कार के जरिए इतना तवील सफर नहीं कर सकता, गैरेट बोला। तुम्हारे और कंपाउंड के रिहायशियों के अलावा भी किसी के पास मरकजी गेट की चाबी होती है? बेकर ने पूछा। मुझे सोचने दो। नर्स, शील्डर्स, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का चेयरमैन, गर्जे का पादरी और मुंतजिम और केयरटेकर, इन सब के पास चाबियां हैं। अब इजाजत दो, मुझे बहुत काम करना है, रॉम्बेक ने कहा। बेकर अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ तो रॉम्बेक ने सुकून का सांस लिया, लेकिन दरवाजे के पास जाकर बेकर मुड़ा और राजदाराना लहजे में बोला, क्या तुम्हें मालूम है, लेकिन ये बात किसी और को मत बताना,
हम फिलहाल इसे खुफिया रख रहे हैं, बेकर ने कहा और आवाज नीची करते हुए फिर बोला, रेनी क्लार्क औरत नहीं मर्द था। रोम्बेक पर इस इत्तला का गैर मामूली असर हुआ। उसका सुर्ख चेहरा जर्द पड़ गया। उसने अपने कदमों पर खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन वापस कुर्सी में गिर गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो लाश रेनी की नहीं तो वो खुद कहाँ है, जिंदा है या मर गई? अगर मर गई है तो उसे कहीं ना कहीं दफन किया गया होगा। मैं एम्स्टरडैम के कब्रिस्तानों में फोन करके मालूम करता हूँ, स्टीफोर्ड ने बेकर से कहा, बशर्त ये कि उसे जलाया ना गया हो। ठीक है, हम शमशान घाट भी देख लेंगे, स्टीफोर्ड बोला। जेट शील्डर्स के बारे में क्या ख्याल है? बेकर ने कहा। हम उसे इस केस से अलग नहीं कर सकते, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि वो ऐसा कर सकती है, स्टीफोर्ड बोला। और रोम्बेक? गो के मैं उस पर भरोसा नहीं करता, बेकर बोला। तुम जवाली में उसके घर वालों को चेक करो, स्टीफोर्ड ने कहा। मैंने उसके भाई से पूछा है। गैरेट पीर की शाम वहीं था, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो रात का खाना खाते ही सोने चला गया था और सुबह नाश्ते पर भी देर से आया था। इस वक्त भी उसका चेहरा जर्द था, बेकर ने कहा। अगर उसने ट्रेन से सफर किया है तो ओवी चिप कार्ड से उसकी नकलो हरकत का पता चल जाएगा, स्टीफोर्ड ने कहा। ओवी चिप कार्ड का निज़ाम 2011 में राइज हुआ और 2014 में नेशनल रेल रोड नेटवर्क ने उसे अपना लिया। इस निज़ाम में मुसाफिर एक दफ़ा रकम डालकर बसों, ट्रामों और ट्रेन के जरिए सफ़र कर सकते हैं और उनका किराया खुदकार तरीके से मिन्हा हो जाता था। उसके साथ ही कार्ड रखने वाले को मालूम हो जाता था कि उसके कार्ड में कितनी रकम बाकी है। ट्रांसलिंक सिस्टम का दफ्तर एम्स्टरडैम की जुनूब मशरिक में 30 मील के फासले पर था। उन्हें वहां तक पहुंचने में 1 घंटा लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुतालिका फर्द को अपने शनाख्ती कार्ड दिखाए तो उसने 15 मिनट में मतलूबा मालूमात फराहम कर दी। गैरेट रोम्बेक मोडियन के इलाके में एक जदीद फार्म हाउस में रहता था। जब उसने घंटी की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला तो अपने सामने इन दोनों सुराग रसानों को देखकर हैरान रह गया। मैं इस वक्त मसरूफ हूँ, उसने तुरश लहजे में कहा, और मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। क्या तुम कल दफ्तर नहीं आ सकते? स्टीफोर्ड मुस्कुराते हुए बोला, किसी के पास वक्त नहीं होता, बल्कि वक्त निकाला जाता है। रोम्बेक ने टालने वाले अंदाज में कहा, मैं आमतौर पर घर पर काम नहीं करता, मगर आज मेरा ख्याल है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा है। बेकर ने उसकी बात काटते हुए कहा, रैनी का मकान खाली करवाकर उसे दूसरे मकीन के लिए तैयार करना है, बेकर ने कहा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, रोम्बेक बोला। और उसके घर के सामने वाली स्ट्रीट लाइट कब ठीक होगी? उसका बल्ब तब्दील करने में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, बेकर ने कहा। हाँ, मैं जानता हूँ, रोम्बेक बोला। फिर तुमने पिछले हफ्ते इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी जब एन ने इसकी शिकायत की थी? स्टीफोर्ड ने कहा। वो बुढ़िया हमेशा कोई ना कोई शिकायत करती रहती है, रोम्बेक बोला। तुमने आज सुबह बताया था कि पीर की शब जवाली में थे। हाँ, ये सच है। तुम मेरे भाई से पूछ सकते हो। हम पूछ चुके हैं, स्टीफोर्ड ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। तुम रेल के जरिए गए थे और तुमने अपना चिप कार्ड इस्तेमाल किया था। हाँ, वो बोला। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? स्टीफोर्ड ने कहा। क्यों? रोम्बेक बोला। दरअसल मुझे 2 दिन के लिए चाहिए, स्टीफोर्ड बोला। मुझे काम पर जाना होता है, रोम्बेक ने एतराज़ किया। मैं इसे रोज़ाना इस्तेमाल करता हूँ। तुम कल एक आर्जी कार्ड खरीद लेना। हम तुम्हारा कार्ड चेक करके देखना चाहते हैं कि कंप्यूटर से मिलने वाली मालूमात दुरुस्त हैं, स्टीफोर्ड ने कहा। रोम्बेक हैरान होते हुए बोला, कैसी मालूमात? बहुत से मुसाफिर इस बारे में नहीं जानते, स्टीफोर्ड बोला। लेकिन चिप कार्ड सिर्फ किराया का रिकॉर्ड ही नहीं रखता, बल्कि वो आने जाने का वक्त और जगह भी नोट कर लेता है। और कंप्यूटर रिकॉर्ड के मुताबिक तुम्हारा कार्ड मंगल की शब 9:18 पर जवाली से एम्स्टरडैम आने के लिए और इसके बाद 12:22 पर जवाली वापस जाने के लिए इस्तेमाल हुआ, स्टीफोर्ड ने कहा। तुम ये कैसे मालूम कर सकते हो? रोम्बेक हिकलाते हुए बोला। हम मालूम कर चुके हैं, बेकर ने मुस्कुराते हुए कहा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि तुमने इस कार्ड के जरिए 2 नंबर ट्राम में सेंट्रल स्टेशन से स्पूई तक का सफर भी किया और उसके बाद 5 नंबर ट्राम के जरिए निस्फ शब के करीब स्टीफन वापस आ गए। अगर ट्राम के स्टॉप से कंपाउंड तक आने जाने का वक्त शुमार किया जाए तो तुम्हें अपना मकसद पूरा करने में 20 मिनट लगे, स्टीफोर्ड ने कहा। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं जुमला पूरा होने से पहले उसे चक्कर आया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जेन शील्डर्स ने कॉफी बनाई और एन इनके लिए बिस्किटों की प्लेट लेकर आई। तुम दोनों ने ही फोन करके हमें बुलाया था, स्टीफोर्ड ने कहना शुरू किया। लिहाजा हमारा ख्याल है कि सबसे पहले तुम्हें ये कहानी सुनाई जाए। रैनी के बेडरूम में मिलने वाली लाश उसके भाई पीटर क्लार्क की थी, स्टीफोर्ड ने कहा। लेकिन वो तो 1.5 साल पहले मर चुका था, जेट ने कहा।
नहीं, वो रैनी थी, स्टीफोर्ड ने कॉफी का घूंट लेते हुए कहा। जब पीटर 1.5 साल पहले उसके दरवाजे पर आया तो 30 साल बाद भाई को देखकर उसे शौक लगा और वो दिल का दौरा पड़ते ही मर गई, स्टीफोर्ड ने कहा। तुम ये कैसे कह सकते हो कि उसे दिल का दौरा पड़ा था? नर्स ने पूछा। हमें उसकी लाश मिल गई थी, जिसे प्लास्टिक में लपेटकर एक कोने में दफन कर दिया गया था। मेडिकल ऑफिसर का यही ख्याल है कि इसे दिल का दौरा पड़ा था। उसके जिस्म पर किसी तशद्दुद के आसार नहीं पाए गए थे। स्टीफोर्ड ने बात को आगे बढ़ाते हुए फिर कहा। पीटर एक सस्ते से होटल में ठहरा हुआ था और उसके पास गुजर औकात के लिए रकम नहीं थी। वो ये उम्मीद लेकर बहन के पास आया था कि वो इसे नए सिरे से कदम जमाने में मदद देगी। शहर के वस्त में उसका खूबसूरत मकान देखकर पीटर के दिल में लालच भी आ गया था, स्टीफोर्ड ने कहा। लेकिन इन मकानों में तो सिर्फ औरतें ही रह सकती हैं, एन ने कहा। बिल्कुल। पीटर ने मकान की तलाशी ली और उसे कुछ नकद रकम के अलावा चाबियां भी मिल गईं। फिर वो बाजार जाकर प्लास्टिक का एक रोल और बेलचा लाया, होटल का हिसाब किया और उसी रात बहन के मकान में मुंतकिल हो गया, स्टीफोर्ड बोला। और उसने रैनी का रूप धार लिया, एन बोली। उसे यही करना था, ताकि रैनी की पेंशन और सोशल सिक्योरिटी चेक आते रहें, बेकर ने कहा। फिर उसे किसने कत्ल किया और क्यों? एन ने पूछा। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है, स्टीफोर्ड ने कहा। जब रैनी ने यह कहा कि उसका भाई पीटर मर गया है और गोशा नशीन हो गई, तो गैरेट को कुछ शुबा हुआ। उसने अपने तौर पर जासूसी की और जान गया कि पीटर अपनी बहन रैनी का पेज बदलकर यहाँ पर रह रहा है। उसने उसे बेनकाब करने, मकान से बेदखल करने और फ्रॉड करने के अलावा नाजायज तरीके से लाश ठिकाने लगाने के इल्जाम में गिरफ्तार कराने की धमकी दी। इस पर पीटर ने इसका मुंह बंद रखने के लिए रकम अदा करने की पेशकश की और गैरेट, जो माली मुश्किलात का शिकार था, इस पर रजामंद हो गया, स्टीफोर्ड ने कहा। गोया वो इसे ब्लैकमेल कर रहा था, एन ने सरगोशी की। ये बहुत खौफनाक बात है। बेकर ने तायद में सर हिला दिया और बोला। पीटर ने हर महीने रैनी की सोशल सिक्योरिटी और पेंशन से हासिल होने वाली आधी रकम उसे देना शुरू कर दी। फिर एक हफ्ता पहले गैरेट के दिल में लालच आया और उसने मजीद रकम का मुतालबा कर दिया, जिसे पूरा करना उसके बस में नहीं था। उसने कहा कि वो गैरेट की रिपोर्ट बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में करवा देगा और उसकी मुलाजमत खत्म हो जाएगी। इसके बाद उसके साथ जो होगा वो इसे भुगतने के लिए तैयार है, स्टीफोर्ड ने कहा। गैरेट पीछे हट गया, लेकिन उसे डर था कि पीटर उसकी रिपोर्ट जरूर करेगा। चुनाचे उसे बदनामी से बचने के लिए उसे कत्ल करने का फैसला कर लिया। उसने जाए वकुआ से गैर मौजूदगी जाहिर करने के लिए जवाली का सफर किया, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि चिप कार्ड इस्तेमाल करने से उसकी नकलो हरकत रिकॉर्ड हो रही है, बेकर ने बताया। मुझे खुशी है कि तुमने उसे पकड़ लिया, एन ने कहा। मुझे ख्वाह कितना ही होशियार क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है, एन बोली।